अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। एफएससी पार्ट 2 की बुक्स चेंज की गई, उनमें बायोलॉजी की बुक्स भी चेंज की और उसमें एक नया चैप्टर ऐड किया फार्माकोलॉजी। ये एक अच्छा स्टेप है। तो आज उस चैप्टर में से हम एक टॉपिक करेंगे, डैट इज़ एंटीबायोटिक्स। सो एंटीबायोटिक्स का तो हमें एक जनरली आइडिया है, मैट्रिक का बच्चा पढ़ता है उसको, कि आर दोज मेडिसिन्स जो कि बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती हैं, उन्हें या मार देती हैं या उनकी ग्रोथ को रिटार्ड कर देती हैं, रोक देती हैं। तो ये एंटीबायोटिक्स हैं। इसमें एक एंटीबायोटिक्स का ग्रुप दिया हुआ है, डैट इज़ फ्लोरोक्यूनोलॉन्स। तो आज हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे डिटेल के अंदर। फ्लोरोक्यूनोलॉन्स, ठीक है। Actually, fluoroquinolones are advanced form. Initially, they are quinolones. क्यूनोलॉन्स, ठीक है जी। तो जो क्यूनोलॉन्स हैं हमारे पास, जो बेसिक इनिशियली या आप कह लें बिल्कुल फर्स्ट क्यूनोलॉन है, दैट इज नेलिडिक्सिक एसिड। दैट इज नेलिडिक्सिक एसिड विद क्यूनोलॉन रिंग। आप ये सारे पॉइंट्स लिखते जाएं, आपके नोट्स भी बन जाएंगे। विद क्यूनोलॉन रिंग। मेरी आदत है, चूँकि मैं एफएससी जब भी पढ़ाता हूँ, मेरी आदत है कि हम थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके काम आ जाता है पेपर को अच्छा करने के लिए और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो हमेशा ये कोशिश करें कि आप जब भी लेक्चर प्रिपेयर करें तो थोड़ा सा एडवांस मटेरियल पढ़ें। जब एडवांस मटेरियल पढ़ते हैं तो उससे नीचे वाला हमें ऑटोमेटिकली बड़ी अच्छी तरह याद हो जाता है। तो अपना जो स्टैंडर्ड है या मोरल है हमेशा हाई रखा करें। तो फ्लोरोक्यूनोलॉन्स क्या हैं? एक्चुअली दीज आर एंटीबायोटिक्स सिंपली, और ओरिजिनली देवर क्यूनोलॉन्स। हम आएंगे कि फ्लोरोक्यूनोलॉन्स क्या हैं, अभी फिलहाल जस्ट कंसंट्रेट करें क्यूनोलॉन्स के ऊपर। तो क्यूनोलॉन्स हमारे पास जो इनिशियली क्यूनोलॉन्स थे, चूँकि वो किंचोवा या किंसोवा जो भी ट्री है उससे ड्राइव्ड है, और इसमें नेलिडिक्सिक एसिड है और विद क्यूनोलॉन रिंग। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है इसका। और ये बस ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया हैं उनके अगेंस्ट मॉडरेटली इफेक्टिव है। ये इतना अच्छा उनके अगेंस्ट भी इफेक्टिव, क्योंकि ये इनिशियल एंटीबायोटिक्स में। तो ग्राम पॉजिटिव और या एटिपिकल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके अगेंस्ट ये काम नहीं करता। एटिपिकल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या मुराद है? एटिपिकल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर दोज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि एक नॉर्मल पैटर्न को फॉलो नहीं करते, ठीक है, ना बीमारी में, ना फॉर्म में, ना स्ट्रक्चर में। तो ये तो होगी बात हमारे पास क्यूनोलॉन्स की। क्यूनोलॉन्स क्या है जी? नेलिडिक्सिक एसिड है, क्यूनोलॉन रिंग के साथ ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट मॉडरेटली इफेक्टिव है, ठीक है, और ग्राम पॉजिटिव और टिपिकल को फॉलो नहीं करते। तो लिहाजा इनकी एडिशन की गई। क्यूनोलॉन्स के अंदर हमने एडिशन की फ्लोरीन की। फ्लोरीन, फ्लोरीन, ओके, माय स्पेलिंग्स आर सो। फ्लोरीन, ठीक है जी। तो फ्लोरीन जब हमने इसके अंदर ऐड किया, आई डोंट नो कि यू आता है कि ओ आता है, बट फिलहाल जस्ट ट्रस्ट मी कि फ्लोरीन है जी। तो फ्लोरीन, फ्लोरिनेटेड क्यूनोलॉन्स आर कॉल्ड फ्लोरोक्यूनोलॉन्स, ठीक है। तो ये कौन सी क्यूनोलॉन्स है जिसमें हमने फ्लोरीन का मॉलिक्यूल ऐड किया? ना फ्लोरिक्यूनोलॉन्स खाली क्यूनोलॉन्स की निस्बत इनकी बायो अवेलेबिलिटी बड़ी अच्छी है। बायो अवेलेबिलिटी अच्छी है। बायो अवेलेबिलिटी अच्छी है, मुराद ये है कि ये टिश्यूज़ को, और जीआईटी एब्जॉर्प्शन इसकी अच्छी है, और टिश्यूज़ विजरा को बड़ी अच्छी तरह ये अवेलेबल हो जाती है, और डीप टिश्यूज़ को भी ये पेनिट्रेट करती है और वहाँ तक पहुँच जाती है। जिसका मतलब ये है कि अगर ये डीप टिश्यूज़ को भी पेनिट्रेट करती है, इट्स मीन कि ये इंट्रासेलुलर ऑर्गेनिजम्स को भी किल करेगी, ठीक है। तो ये अफेक्टिव अगेंस्ट द इंट्रा सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, कैलमेडिया जैसे है, आप मिसाल ले लें ऑर्गेनिजम्स, ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास इसकी एक प्रॉपर्टी है। दूसरा, इसकी बड़ी सेफ प्रोफाइल है। कुछ रेयर इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं डेंजरस, लेकिन मोस्ट ऑफ देम, यानी कि बाकी एंटीबायोटिक्स की निस्बत देखा जाए तो ये इनकी सेफ प्रोफाइल है। तो ये इनका बेसिक एक इंट्रोडक्शन है। नाउ फ्लोरोक्यूनोलॉन्स क्या है? ये एंटीबायोटिक्स हैं, ज़ाहिर बात है। एंटीबायोटिक्स हमें पता है, यहाँ एंटीबायोटिक्स का जो रोल है, या वो बैक्टीरियासाइडल होती हैं या बैक्टीरियोस्टैटिक होती हैं, ठीक है। ये हमेशा मार देती हैं जी, किल कर देती हैं, और ये रिटार्ड कर देती हैं, ग्रोथ को रोकती हैं।
ठीक है, वो एंटीबायोटिक्स जो ग्रोथ को रोकती है। अच्छा, एंटीबायोटिक्स में जो ये बैक्टीरियोसाइडल है या बैक्टीरियोस्टैटिक है, इनका रोल किस तरह होता है? अगर तो कोई हमारे पास इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन है, कोई ऐसा पेशेंट है जिसका अपना इम्यून सिस्टम इतना इफेक्टिव नहीं है, तो हम ऐसे पेशेंट्स को बैक्टीरियोसाइडल जो एंटीबायोटिक्स हैं वो प्रिस्क्राइब करते हैं, बानिस्बत उस शख्स के जो इम्यूनो कॉम्पिटेंट है, उसका इम्यून सिस्टम अच्छा है, तो हम उनको एंटीबायोटिक जो देते हैं वो बैक्टीरियोस्टैटिक देते हैं, क्योंकि आधे से ज़्यादा काम जो आप कह लें कि यूवेनियन है या उसको बॉडी से रिमूवल है, वो फिर इम्यून होस्ट का जो इम्यून सिस्टम है वो परफॉर्म करता है। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है। तो फ्लोरोक्विनोलॉन्स क्या हैं? फ्लोरोक्विनोलॉन्स आर एंटीबायोटिक्स दैट आर बैक्टीरियोसाइडल इन नेचर। तो बैक्टीरियोसाइडल हैं, ये बैक्टीरिया को मार देती हैं जी, किल कर देंगी। तो इसमें फिर अब हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे कि हाउ दे कैन किल द बैक्टीरिया। तो दूसरा पार्ट हमारे पास अब मैकेनिज्म ऑफ फ्लोरोक्विनोलॉन्स। अच्छा, अब ये है कि इसको बड़ी अच्छे से आपने अंडरस्टैंड करना है। एक दफ़ा आपको ये अंडरस्टैंड हो जाएगा ना फ्लोरोक्विनोलॉन, तो भूलता कभी नहीं है आपको। फिर आप चाहे पेपर बगैर पढ़े भी जाएं इसको देने, तो इंशाल्लाह आप अटेम्प्ट कर लेंगे। सबसे पहले हमें ये देखना है, अच्छा ये होगी जी बैक्टीरियोसाइडल, ठीक है जी, ये किल करती हैं। अच्छा, इनका किल करने का क्या तरीका है कि ये बैक्टीरिया की जो रेप्लिकेशन है या आप कह लें उसकी ट्रांसक्रिप्शन जो है, और मोस्ट ऑफ द टाइम उसकी जो डिवीजन है, चूँकि ज़ाहिर बात है सेल डिवीजन के लिए डीएनए रेप्लिकेट करना ज़रूरी है, तो ये डीएनए को टारगेट करती है मोस्ट ऑफ द टाइम, और डीएनए को भी असल में टारगेट नहीं करती। अभी हम देखेंगे कि इन मतलब रियल टाइम में ये किसको टारगेट कर रही होती है। तो बैक्टीरिया के अंदर हमें पता है डीएनए मौजूद होता है। ये बैक्टीरियल डीएनए फर्स्ट कर लें, आपको पता है इसका जो डीएनए वो सर्कुलर होता है। अब जब रेप्लिकेशन होनी है, हमें पता है जब रेप्लिकेशन होगी तो किसी एक जगह पे क्या बनेगा, रेप्लिकेशन बबल बनेगा, ठीक है, यानी कि ये डबल स्टैंड क्या हो जाएंगे, ये ओपन हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, लीनियर में देखा जाए, अब आपने इसको अंडरस्टैंड, मैं पहले आपको नॉर्मल रेप्लिकेशन समझाने लगा हूँ, देन हम फ्लोरोक्विनोलॉन्स पे बात करेंगे। ये डीएनए है, और जब इसकी रेप्लिकेशन होगी तो हमें पता है एक रेप्लिकेशन बबल बन जाएगा इस तरह से, ठीक है। डबल स्टैंड जो होंगे डीएनए के वो किसी एक मकाम से इस तरह सेपरेट होंगे। अब जस्ट एक एनालॉजी कंसीडर करें, अगर ये एक रस्सी है और रस्सी को आप इस तरह ये दरमियान से इस तरह ओपन करें, तो डू यू थिंक जो इस साइड वाली जगह है, ये वाले और ये वाली, यहाँ पे जो टोपोलॉजी है या टेंशन जो है, या वर्ल्स कह लें आप या आप गुंजल कह लें जी पंजाबी में, वो ज़्यादा हो जाएंगे कि कम हो जाएंगे? लूप्स जो बनेंगे, यानी कि लूप्स कह लें आप, इनको गुंजल कह लें, ठीक है जी, ये ज़्यादा हो जाएंगे कि कम हो जाएंगे? ये बल्कि यहाँ पे ज़्यादा टाइट हो जाएगा, क्योंकि जब आप यहाँ से इसको और इसको पकड़ के जब आप इसको ऐसे ओपन करेंगे ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे जो लूप्स की आप कह लें टोपोलॉजी है वो ज़्यादा टाइट हो जाएगी। तो डू यू थिंक रेप्लिकेशन इजीली फॉरवर्ड कर पाएगी यहाँ से और यहाँ से? तो आंसर इज़ नो, दैट इज़ वेरी नेचुरल, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए नेचर ने सेल्स के अंदर हमारे पास एक एंजाइम्स होते हैं, एंड दे आर कॉल्ड टोपो आइसोमेरेज। अगेन आई एम टेलिंग कि मैं अभी हम नॉर्मल बात कर रहे हैं, अभी हम कोई फ्लोरोक्विनोलॉन की बात नहीं कर रहे। वंस यू हैव अंडरस्टैंड द नॉर्मल प्रोसेस, तो ऑटोमेटिकली आपको फ्लोरोक्विनोलॉन्स की समझ आ जाएगी कि ये मोहतरम क्या करते हैं। अच्छा जी, तो टोपो आइसोमरेज का हमारे पास जो एक एंजाइम है, फर्स्ट कर लें जी, एक एंजाइम है टोपो आइसोमरेज। तो इसकी दो डोमेन्स हैं। एक डोमेन इसकी फर्स्ट कर लें, एक डोमेन इसकी कैंची लाइक है, ठीक है, एक डोमेन इसकी क्या है जी, सीजर लाइक, और एक डोमेन में इसने बॉटल पकड़ी हुई है जो कि ग्लू की बोतल है, ठीक है। तो ये दो डोमेन्स हैं इसकी। एक डोमेन से ये डीएनए को कट करता है, क्या करता है, डीएनए को कट करता है, और दूसरी डोमेन से ये उसी कट किए हुए डीएनए को जोड़ देता है, ठीक है, लाइगेट कर देता है, लाइगेट करता है। तो एक डोमेन कौन सी है जी, लाइगेज,
और एक डोमेन जो डीएनए को कट करती है, हमें पता है कि उस डोमेन को हम कहते हैं न्यूक्लिएज। न्यूक्लिएसेस आर द ग्रुप ऑफ एंजाइम्स जो डीएनए को या न्यूक्लिक एसिड्स को कट करते हैं, आरएनए या डीएनए हो गया। तो अगर तो वो अंदर से डीएनए के इंटरनल यानी कि आप कह लें अंदर वाली साइड से मुराद ये कि दरमियान से कट कर रहे हैं तो दे आर एंडोन्यूक्लिएसेस, और अगर वो टर्मिनल्स पे एक्ट कर रहे हैं तो दे आर कॉल्ड एक्सोन्यूक्लिएसेस। तो ये वो एंजाइम है जिसकी हमारे पास दो डोमेन्स हैं, और एक न्यूक्लियस डोमेन है और एक लाइगेज डोमेन है, और ये डीएनए में निक्स प्रोड्यूस करते हैं, वेरी माइनर आप कह लें छोटे छोटे कट्स हैं। अब आप फिर अगेन उस रस्सी वाली एग्जांपल पे आएँ। अब यहाँ पे अगर रस्सी के बल ज़्यादा पड़ जाते हैं और अगर हम यहाँ से किसी एक दो जगह पे छोटे छोटे कट लगा दें, तो आपको क्या लगता है कि ये लूप्स और मज़ीद टाइट हो जाएंगे, ज़्यादा इनका जो आप कह लें कि कॉम्प्लेक्स ज़्यादा हो जाएंगे कि लेस कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे? तो आंसर इज सिंपली कि वो जारी बात है ढीले हो जाएंगे, और वो जो उनके आप कह लें कि लूप्स हैं या गुंजल हैं वो कम हो जाएंगे। ठीक है, अब होता क्या है, जब हमारे पास रेप्लिकेशन बबल बनता है, जारी बात है ये ओपन होता है, साइड्स पे जो रेप्लिकेशन फोर्क की उस तरफ या इस तरफ जो भी यानी कि डीएनए सीक्वेंस है वो ज़्यादा टाइट हो जाते हैं, लूप्स ज़्यादा हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं कि ये पॉजिटिव लूप्स हो गए। क्या हो गए जी? पॉजिटिव लूप्स कहते हैं। तो ये जो मोहतरम एंजाइम है टोपोआइसोमरेज, एंड मोर ट्रूली दिस इज टोपोआइसोमरेज 2, इसी को ही हम गाइरेज एंजाइम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गाइरेज। ठीक है, तो टोपोआइसोमरेज 2 क्या करता है, वो इन डीएनए सीक्वेंस को निक करता है, कट करता है, और थोड़ा बहुत जब वो ढीले हो जाते हैं और वो ये जब लूप्स हैं जो पॉजिटिव लूप्स हैं, अब वो नेगेटिव लूप्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब कि लूप्स खत्म हो गए तो हम उसको कहते हैं कि नेगेटिव लूप्स। तो टोपोआइसोमरेज 2 एक्चुअली कन्वर्ट द पॉजिटिव लूप्स इनटू द नेगेटिव लूप्स, यानी कि ये टोपोलॉजी ऑफ द डीएनए को चेंज करता है विदाउट द चेंजिंग इन द डीएनए सीक्वेंस। ये आपने ज़हन में रखना है। तो लिहाजा इस तरह रेप्लिकेशन इजीली और स्मूथली हो जाती है। अदरवाइज जिस मुकाम पे रेप्लिकेशन यहाँ से अगर स्टार्ट हुई है तो आगे अगर ये लूप ज़्यादा हो जाएंगे तो देर इज़ अ लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस, एंड आप कह लें कि पाथवे जो होगा वो इंतहाई डिस्टर्ब होगा कि वो एंजाइम रेप्लिकेशन नहीं कर सकता। लेकिन टोपोआइसोमरेज 2 वो एंजाइम्स हैं जो इस मुश्किल को ओवरकम करते हैं। अब आते हैं हम फ्लोरोक्विनोलोन्स। अब फर्ज कर लें डीएनए रेप्लिकेट होने जा रहा है बैक्टीरिया का, और जारी बात है बैक्टीरिया जब आपकी बॉडी में आता है, हमें पता है बैक्टीरिया जब बॉडी में आएगा तो वो रेप्लिकेट करेगा, वो अपनी तादाद में इजाफा करता है। ठीक है, अब जब वो अपनी तादाद में इजाफा करेगा तो वो जारी बात है डिवाइड करेगा। डिवाइड करने के लिए उससे सेल साइकिल स्टार्ट करनी पड़ेगी। सेल साइकिल इट्स मीन वो बाइंडिफिकेशन करेगा। सेल साइकिल तो उनकी ट्रूली नहीं होती, बाइंडिफिकेशन करेगा। बाइंडिफिकेशन के लिए वो डीएनए रेप्लिकेट करेगा। तो जब रेप्लिकेट करने लगेगा तो हम फ्लोरोक्विनोलोन्स को इस्तेमाल करेंगे। वो जाके क्या करेंगे, वो इस टोपोआइसोमरेज 2 पे एक्ट करेंगे। ठीक है, टोपोआइसोमरेज 2 पे जब एक्ट करेंगी तो इट विल इनहिबिट द डोमेन ऑफ लाइगेज, लाइगेचर डोमेन को वो इनहिबिट कर देगा। लेट मी चेंज द कलर। वो इस लाइगेचर डोमेन को क्या करेगा, फर्स्ट कर लें इस डोमेन को वो इनहिबिट कर देगा। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि टोपोआइसोमरेज इज अनअवेयर with the change in its ligature domain and it keeps on working with the nuclease domain। वो न्यूक्लियस डोमेन के साथ काम करी जा रहा है, वो डीएनए को कट करी जा रहा है, निक्स प्रोड्यूस करी जा रहा है विदाउट द फिमिलियर के मेरी लाइगेचर डोमेन खराब हो चुकी है। तो क्या नतीजा होगा कि डीएनए विल बिकम फ्रेगमेंटेड। जारी बात है वो कट लग गए हैं लेकिन अब जोड़ तो वो सकता नहीं है। तो जब डीएनए फ्रेगमेंटेड हो जाएगा तो डू यू थिंक कि रेप्लिकेशन होगी और हेल्दी डीएनए अगली जनरेशन में पास आउट होगा? नहीं। और डू यू थिंक बैक्टीरिया विल सर्वाइव? नो। सो बैक्टीरिया विल डाई। सो इन दिस वे फ्लोरोक्विनोलोन्स एक्ट ऑन द टोपोआइसोमरेसेस and inhibit directly or indirectly the replication of the DNA, and ultimately it will fragment the DNA and bacteria will die। टोपोआइसोमरेज 2 हमारे पास एक्चुअली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पाया जाता है। तो जो हम फ्लोरोक्विनोलोन्स की बात करें जनरेशन की, कि फ्लोरोक्विनोलोन्स की कितनी जनरेशन है, तो ये फर्स्ट जनरेशन है, सेकंड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन। जनरेशन से मुराद ये है कि जैसे लैपटॉप्स में जनरेशन है एडवांस कर दिया गया, ठीक है, उनका मैकेनिज्म उनका स्ट्रक्चर एडवांस कर दिया, तो ये वो है। तो जो फर्स्ट जनरेशन है उसको तो आप छोड़ दें, वो तो बहुत पुरानी है।
उसमें नाइलिडिक्सिक की आता है, और जो आजकल काम कह रहा हूँ आजकल यूज़ ही नहीं की जाती। ठीक है जी। तो फर्स्ट 2 जनरेशन जो हैं ये प्योरली ग्राम नेगेटिव के लिए। हाँ, ग्राम जो हम 2 जनरेशन है ना, सेकंड जनरेशन, उसमें हम कहते हैं कि इसमें अभी थोड़ा बहुत पॉजिटिव के अगेंस्ट आना शुरू हुआ है, लेकिन इतने इफेक्टिवनेस नहीं आई। जो जनरेशन 3 और 4 है, इट विल कवर द ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव एज वेल, लेकिन जो जनरेशन 4 है इट इज़ पावरफुली इफेक्टिव अगेंस्ट द ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। ठीक है जी। और ग्राम जो फ्लोरोक्विनोलॉन्स में फर्स्ट जनरेशन है उसमें नाइलिडिक्सिक आता है। सेकंड जनरेशन में मशहूर ज़माना आप सारे जानते हैं सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, और इसमें नॉरफ्लॉक्सासिन ओफ्लॉक्सासिन भी आती है। और जो जनरेशन 3 है इसमें हमारे पास एक आती है जो डेट इज़ लीवोफ्लॉक्सासिन। ठीक है, ये भी आप जानते हैं लीवोफ्लॉक्सासिन। और मॉक्सीफ्लॉक्सासिन जनरेशन 4 है। तो ये जनरेशन हैं। जो फ्लोरोक्विनोलॉन्स हैं 1 2 ये ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट एक्ट करती हैं, 3 4 ग्राम पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव के अगेंस्ट एक्ट करती हैं। जो 3 और 4 जनरेशन है ये 4 के अगेंस्ट यानी कि पॉजिटिव के अगेंस्ट भी काम करती हैं। इट्स मीन इनके अंदर एक और एंजाइम को इनहिबिट करने की कैपेबिलिटी होती है, दैट इज टोपोआइसोमरेज 4। टोपोआइसोमरेज 4 की 2 न्यूक्लियस डोमेन होती हैं और एक लिगेचर डोमेन होती है। अब मेरी स्टेटमेंट गौर से सुननी है आपने, मैं इसमें लिख नहीं रहा, चलें मैं लिख देता हूं बल्कि कि जो टोपोआइसोमरेज 2 है एक्चुअली इट विल रिलैक्स द पॉजिटिव लूप्स इनटू नेगेटिव लूप्स। ये ध्यान में रखना है आपने, यानी कि ये लूप्स पे काम करता है। ठीक है, टोपोलॉजी पे काम करता है। लेकिन टोपोआइसोमरेज जो 4 है ये डीएनए इंटेंगलमेंट जो हो जाती है उसको रिलैक्स करता है, उसको क्लियर करता है। मैं मिसाल देता हूँ डीएनए इंटेंगलमेंट से क्या मुराद है। लूप्स एक अलग चीज़ है, डीएनए इंटेंगलमेंट एक अलग चीज़ है। ठीक है, डीएनए इंटेंगलमेंट क्या है कि हमारे पास ये डीएनए फर्ज करें ये था, अब मैं सपोज करें डबल स्टैंड ही है, चले मैं डबल स्टैंड बना ही देता हूँ। ठीक है, तो अच्छा ये डबल स्टैंड हो गया। अब जब जाहिर बात है इसी डीएनए ने डबल होना है तो जो नया डीएनए बनेगा वो इसके साथ जाहिर बात है जुड़ा हुआ ही होगा कहीं ना कहीं इस तरह से, तो वो इंटेंगल्ड तो होगा। जैसे आप अपनी उंगलियां दूसरी उंगलियों में फंसा लें तो वो इंटेंगलमेंट हो जाएगा। तो जाहिर बात है इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए भी एंजाइम होगा, डेट इज टोपोआइसोमरेज 4। तो फ्लोरोक्विनोलॉन्स जो 3rd जनरेशन एंड 4th जनरेशन है वो इसको भी इनहिबिट करती हैं। तो जाहिर बात है जब नया डीएनए बनेगा, सॉरी नया बैक्टीरिया बनेगा, आल तो अगर एप्लीकेशन हो भी गई है तो जो नया बैक्टीरिया बनेगा तो डीएनए सेपरेट्स नहीं होंगे, पोल्स पे नहीं जाएंगे, फिर बाइंडरी फिशन नहीं होगी हमारे पास सही तरह, तो डीएनए विल डाई। तो सिंपली जो फ्लोरोक्विनोलॉन्स का अमल है वो हमारे पास क्या है, ये बैक्टीरियासाइडल है और वो ख़त्म कर देती हैं। अच्छा, इसी के साथ मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इधर साइड पे हम कर लेते हैं डिस्कस। साइड इफ़ेक्ट्स में क्या है, इसमें अगर हम जीआईटी रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट्स देखें तो इट विल कॉज द नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया। ठीक है, अगर हम इसको कार्डियक इफेक्ट्स देखें तो कार्डियक में ये एरिथमिया कॉज करता है। ठीक है, यानी कि जो डीएनए की सॉरी डीएनए कह रहा हूँ, जो हार्ट की रिदमिक वो उसको एरिथमिया कर देते हैं। ठीक है, कोई रिदम नहीं रहता। और इसके अलावा अगर हम इसके वो देखें नर्वस सिस्टम के अगर हम चेक करें तो नर्वस सिस्टम में ये मोस्ट प्रोबेबली एप्लेप्टिक सीजर्स को कॉज करता है, मिर्गी यानी कि आप कह लें। और इसके अलावा मस्कुलोस्केलेटल में अगर आप देखेंगे तो ये क्या करता है, ये ग्रोइंग आर्टिकुलेट जो कार्टिलेज होता है मोस्टली बच्चों में अंडर 18 खास तौर पे, तो मस्कुलोस्केलेटल जो ग्रोइंग आर्टिकुलेट कार्टिलेज होता है उसको ये डैमेज करता है, तो ये आर्थ्रोपैथी कॉज करता है एक्चुअली। तो इसीलिए कॉन्ट्रा इंडिकेशन दी जाती है कि अंडर 18 बच्चे इसको यूज़ नहीं करते मोस्टली। और दूसरी चीज़ ये क्या करता है, ये टेंडनाइटिस भी कॉज करता है। एल्डरली पेशेंट जो होते हैं जो स्टीरॉइड्स पे हों खास तौर पे, उनमें ये टेंडेंस को डैमेज करता है, तो टेंडनाइटिस भी कॉज करता है। इसके अलावा ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन दी जाती है कि जो नर्सिंग वूमेंस हैं, नर्सिंग मदर्स जो हैं या प्रेग्नेंट वूमेंस हैं, उनको भी ये यूज़ करने नहीं दी जाती।
तो दिस इज़ ऑल अबाउट द फ्लोरोक्विनोलोन्स एंड आई होप वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल द एस्पेक्ट्स। हम फिर भी अगर बुक से देखना चाहें तो हम इसको एक बार बुक से देख सकते हैं। ये आपकी जी बुक है जी, इसमें हमारे पास फ्लोरोक्विनोलोन्स दी हुई हैं। ओके, तो हम फ्लोरोक्विनोलोन्स की अगर बात करें तो यहाँ पे हम चलो इसको देख लेते हैं थोड़ा बहुत। इसमें लेट मी चेक दिस वन, तो इसमें कलर देख लेते हैं जी, रेड वन। ओके, थिकनेस होगी थोड़ी कम कर ले, फाइन। नाउ लोग फ्लोरोक्विनोलाज सिंथेटिक एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स हैं जी, ठीक है। अच्छा, ये इसकी हिस्ट्री दी हुई है, इसको आप छोड़े, मेन चीज़ पे आते हैं। और ओहो, ओके, अंडो जो मोड्स ऑफ फ्लोरोक्विनोलोन्स हैं, देखें बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट है। ये क्या करता है जी, ट्रैप द एंजाइम्स इन्वॉल्व इन द डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है, और उसको किल कर देता है, मल्टीप्लाइंग फोर्स देम टू डाई। टारगेटिंग टोपोआइसोमरेसिस और टारगेटिंग टोपोआइसोमरेस 4 इन ग्राम पॉजिटिव, ठीक है, और टोपोआइसोमरेस 2 इन ग्राम नेगेटिव। और इधर टारगेटिंग डीएनए गायरेज, डीएनए गायरेज एक्चुअली टोपोआइसोमरेस 2 है, तो इसलिए ग्राम नेगेटिव दिया गया। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। अब आप देखें, अगर आपने लेक्चर अच्छे से सुना है हर चीज़, चूँकि जाहिर बात है मैंने जो वाइट बोर्ड यूज़ किया मैंने उस पर इतना ज़्यादा अच्छा लिखा नहीं है, लेकिन मैं आपको जो बोल रहा हूँ आपने अगर वो भी सुना है क्लियर और उसको नोट डाउन किया है, और उसके बाद जब जाके आप ये बुक को रीड करेंगे तो आई एम 100% श्योर कि आपको ये फ्लोरोक्विनोलोन्स दोबारा कभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको ये हमेशा याद रहेगी और ये आसान बन जाएगी आपके लिए इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह सेकंड ईयर के जो नए चैप्टर्स हैं ख़ास तौर पे और जो नए टॉपिक्स हैं, आई विल डेफिनेटली कवर ऑल ऑफ देम इंशाल्लाह। आप अपना ख्याल रखें, इसको सब्सक्राइब कर दें, चैनल को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और स्टे ट्यून जी, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।